शेर अफगन कमरे में बैठा हुआ केस की फाइल देख रहा था। रात हो चुकी थी। वो खड़ा हो गया ताकि घर चला जाए। अपने जेब की चाबी और वॉलेट उठाकर वो बाहर आ गया। असद शाह कुछ लिख रहा था। असद शाह, आ जाओ, बाहर का चक्कर लगा ले। इस वक्त कुछ मन चले वन व्हीलिंग का शौक पूरा कर रहे होते। वो उसका आने का कहकर अपने जीप में बैठ गया और जीप स्टार्ट की। असद शाह कुछ देर बाद आ गया। वो भी अपनी जीप में बैठ गया। कुछ देर बाद जीप सड़क पर रवा दवा हो गई। रास्ते में शेर अफगन के कहे के एन मुताबिक कुछ लड़के वन व्हीलिंग करते नजर आए। शेर अफगन ने स्पीड तेज कर दी और उन लोगों के बराबर में जीप लाकर उसको आवाज़ दी, रुक ओए। और वो अंदर से गरजा। लड़कों की तो जान ही हलक में अटक गई। उन्होंने मज़ीद स्पीड तेज कर दी। रुकते हो कि नहीं? तुम्हारे बाइक के नंबर नोट कर लिए मैंने। शेर अफगन के अंदाज में सख्ती थी। फ़ौरन से उन्होंने बाइक रोक दी। वो तकरीबन 6 लड़के थे। वो जीप रोक कर बाहर निकला और इन लड़कों की कमर पर ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारे और एक के मुंह पर। तुम्हें सुनाई नहीं देता? रोक रहा था मैं। अब अगर भी ना रुकते ना तो सबके दिमागों में पिस्टल खाली कर देता। वो गरज कर बोला। वो लड़के सर झुकाकर खड़े थे। असद खान, इन सब को हवालात में बंद कर दो। उसने असद को हुक्म दिया। प्लीज़ सर, ऐसा ना करें, हमारे घर वाले हमें जान से मार देंगे। इनमें से एक लड़के ने उनसे इल्तिजा की। शेर अफगन ने हल्का सा उसके सर पर थप्पड़ मारा। जब वन व्हीलिंग कर रहे थे तब नहीं पता था? चलो दफ़ा हो जाओ। जीप में उसने सबको एक एक करके दोबारा लगा दी। असद खान हंस रहा था। सुनो असद खान, वो उसके पास आए, 1-2 घंटे बाद छोड़ देना इनको। उनके कानों में सरगोशी करके वो बोला, यस सर। वो सर हिलाकर उनको लेकर चला गया तो वो भी घर जाने के लिए जीप में आकर बैठ गया। अन्ना जो ही पहुंची, एक टेबल पर हाशिम को अपना इंतज़ार करता पाया। हर टेबल पर 4-4 कुर्सियां पड़ी थी। कोलाची एक खूबसूरत रेस्टोरेंट है जो दरिया के ऊपर एक पुल की मानिंद लकड़ी पर बना हुआ था। वो सबसे नीचे वाले पोर्शन में बैठे थे जो बिल्कुल खुला था। आसमान साफ नज़र आ रहा था। उससे ऊपर पोर्शन बने हुए थे। सबसे ऊपर 5th पोर्शन था जो कि मॉल था। ज़्यादातर कपल्स यहाँ आना पसंद करते थे, तभी हाशिम ने कोलाची का इंतखाब किया था। वो मुस्कुराती हुई उसकी टेबल पर आ गई और खनकार कर उसको अपनी तरफ मतवज्जा किया। ओह शुक्र है तुम आ गए। वो फ़ौरन खड़ा हो गया और उसके लिए कुर्सी थोड़ा खिसकाई। अन्ना महज मुस्कुरा दी और बैठ गई। अब बताए क्यों बुलाया मुझे? वो मुस्कुरा कर बोली, तुमसे मिलना था। वो उदास हो गया था। आज ही आया हूँ। वो उसके मखमली नर्म मुलायम हाथों पर अपने सुर्ख सफ़ेद हाथ रखकर बोला। अन्ना कुछ झेप से गई। आहा, कुछ ऑर्डर तो करो। उसने बात का रुख मोड़ दिया। ओह यस, वो मुस्कुरा कर बोला। एक्सक्यूज़ मी। उसने दूसरी टेबल पर खड़े वेटर को आवाज़ देकर बुलाया। वो तेज़ी से आ गया। यस सर, वो फ़ौरन बोला। चिकन चीज़ कबाब, चिकन ड्रम स्टिक, चिकन शाशलिक, वेजिटेबल चाउमीन, ऑरेंज जूस। उसने वेटर को हिदायत दी। मौसम बेहद रोमांटिक हो रहा था। आसमान बादलों से ढका हुआ था। ऊपर से नीचे दरिया पर लोग कश्ती में बैठे एंजॉय कर रहे थे। अन्ना इस मंजर में खोई हुई थी। जलती हुई कैंडल्स ने मंजर को मज़ीद खूबसूरत बनाया था। बहुत से कपल बैठे हुए थे और एक दूसरे में मगन थे। आसमान पर चमकता चांद मंजर को दिलकश बना रहा था। उसका हाथ अभी तक हाशिम के हाथ में था। हाशिम उसे देख रहा था, जबकि वो खूबसूरत मंजर को ऐसा लग रहा था कायनात का तमाम हुस्न कोलाची दरिया पर उतर आया हो। मुझे क्या देख रहे हो? इधर उधर देखो, कितना खूबसूरत मंजर है। उसकी नज़रों की तपिश से उकता कर उसकी नज़र दरिया की तरफ करना चाहिए। चांद को अगर ज़ुबान दे दो और उससे पूछो कि इस दुनिया में सबसे प्यारा खूबसूरत कौन है, तो वो एक ही जवाब देता कि हाशिम, तुम्हारी मोहब्बत। वो ठहर ठहर कर दिलकश अंदाज में उसके हाथों को लबों से लगा कर बोला, जबकि अन्ना इसकी हरकत पर दंग रह गई और एक झटके से उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा। तो तुम पागल हो गए? उसकी ज़बान ना चाहते हुए भी लड़खड़ा गई। वो मुस्कुरा दिया। तुम्हारे लिए ही तो पागल हूँ अन्ना, वो धीरे से बोला। अन्ना खामोश हो गई। तब वेटर खाना सर्व कर गया। अच्छा लो ना कुछ, उसने उसकी नाराज़गी को देखते हुए कहा। भूख नहीं है वो मुझे। वो नाराज़गी से गोया हुई। अन्ना देखो यार, इतना रोमांटिक मंजर है और तुम इतनी अनरोमांटिक हो रही हो। वो मुंह बनाकर बोला। उसकी बात पर ना चाहते हुए भी अन्ना हंस दी और हाथ बढ़ाकर चिकन ड्रमस्टिक प्लेट में डालकर फोर्क की मदद से खाने लगी। तुमने बताया नहीं कि केस का क्या बना? चिकन शाशलिक खाते हुए हाशिम ने उसको देखकर कहा।
जो खाने में मगन थी। अभी कुछ नहीं हुआ, कोर्ट में पेशी है परसों। जब तक सबूत मुहैया नहीं होते तब तक इसको सज़ा भी नहीं हो सकती। और डैडी मॉम से बात कर रहे थे, वही बता रहे थे कि मुल्क का नामी गिरामी वकील हायर किया है निमरान ने। ऑरेंज जूस का सिप लेते हुए वो गोया हुई। वो हंस दिया, मगर जीत भी तो तुम्हारी होनी है। वो मुस्कुरा कर बोला, इंशाअल्लाह। वो मुस्कुरा दी। हाशिम की सी हौसला अफजाई से वो इस कदर पुरएतमाद होती थी हर केस को लेकर। परसों डैडी पूछ रहे थे तुम्हारा। वो मुस्कुरा कर बोला, अच्छा फिर तुमने क्या कहा? अब वो दिलचस्पी से उसका चेहरा देख रही थी। होना क्या था? जो था बता दिया, आपकी होने वाली बहू है। वो मुस्कुरा कर बोला, सीरियसली? वो हैरत से बोली, उसने सर हिलाया। रहने दो, ये तुम्हारे बस का काम नहीं। उसने नाक से मक्खी उड़ाई, जबकि हाशिम का मुंह बन गया। क्यों नहीं है? डैडी तो चाह रहे थे रिश्ता भी भेज दे, मगर मैंने इनकार कर दिया। वो कंधे उचका कर बोला और वेजिटेबल चाउमीन प्लेट में निकालने लगा। अच्छा किया। चिकन कबाब खाते हुए उसने कंधे उचका कर कहा। हाशिम जानता था वो अपने प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ को अलग लेकर चलती है। अच्छा खैर अना, अपना ख्याल रखा करो और अपनी सिक्योरिटी का भी। वो उसका चेहरा देखते हुए बोला, मुझसे ज़्यादा मेरी सिक्योरिटी का तुम्हें और मेरी डैडी को ख्याल है। वो एब्रो उचका कर बोली, क्योंकि तुम अजीज़ भी तो इतनी हो हमें। वो मुस्कुरा कर बोला, कैसा प्यार है तुम्हारा मेरे साथ? जितना प्यार जतला रहे हो उतना करते नहीं हो। अना संजीदगी से बोले, तुम मेरी मोहब्बत को भी कभी जान नहीं सकती। वो कंधे उचकाकर बोला। वो खामोश हो गई। कई मिनट की खामोशी के बाद हाशिम ने अपनी कोट की जेब में हाथ डाला और एक ब्लैक कलर का मखमली सा केस निकाला। ये क्या है? अना ने हैरत से पूछा। हाशिम ने कोई जवाब नहीं दिया और केस खोला। अना की आंखें चुंधिया गई। वो हीरे का ब्रेसलेट था और अपना हाथ उसके सामने किया। ना चाहते हुए भी अना ने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। इतने में वहाँ एक शख्स आ गया जो गिटार पर खूबसूरत धुन बजाने लगा। अना का रवा दवा खुशी से झूम रहा था। उसने नरमी से उसके मखमली हाथों में वो ब्रेसलेट पहना दिया। उसके हाथ से अपना हाथ निकाल कर अना ने उस ब्रेसलेट को देखा। इट्स टू एक्सपेंसिव बट ब्यूटीफुल। वो सिर्फ इतना ही कह सकी, मैं नहीं जानता ये खूबसूरत है या नहीं, मगर तुम्हारे हाथों में जाकर ये बहुत खूबसूरत हो गया है। वो मुस्कुरा कर बोला। अना मुस्कुरा दी। थैंक यू हाशिम। वो नरमी से बोली। हाशिम महज मुस्कुरा दिया। अच्छा चलो ज़रा मेरे साथ। वो उठा और उसका हाथ पकड़कर उसको उठाया। किधर? वो फ़ौरन बोली, अगवा नहीं कर रहा तुम्हें। वो चिढ़कर बोला, कर भी नहीं सकते, लायर हूँ। लायर जेल में डलवा दूंगी तुम्हें। वो नाक चढ़ाकर बोली। वो महज मुस्कुरा दिया। वो उसे निस्बतन वीरान जगह ले आया। सामने ही दरिया मौजें मार रहा था। कहीं तुम्हारा इरादा मुझे दरिया में फेंकने का तो नहीं? अना ने तीखी नज़रों से उसको देखते हुए कहा। हाँ बिल्कुल। वो चिढ़कर बोला। वो चलते चलते दरमियान में आ गए थे, जहाँ कैंडल से खूबसूरत सा दिल बना हुआ था। वहीं बड़ा सा गुलाब के फूलों से करके अना हाशिम लिखा हुआ था और साथ ही कई शम्में रोशन थी। अना दंग रह गई थी। दिल के सामने ही एक बड़े से शीशे में कैंडल जल रही थी। अना हैरत ज़दा सी उसके पास आई। हाशिम, तुमने ये सब मेरे लिए किया है? वो हैरत से कितनी ही देर दंग रह खड़ी रही। तुम्हारे लिए। वो प्यार से बोला और मोबाइल निकाल कर अना की दिल के पास तस्वीर बना ली। अना ने मुस्कुराते हुए झुककर उसको छुआ। वो पिक्चर भी हाशिम ने बना ली। तभी एक कपल का वहाँ से गुजर हुआ। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, एक हमारी पिक्चर ले ले, हाशिम ने उनको रोक कर कहा। या वाई नॉट, उस कपल ने खुशदिली से कहकर मोबाइल उनसे ले लिया और वो दोनों दिल के आर पार खड़े हो गए। फिर हाशिम ने अना का हाथ थाम कर पिक्चर बनाई। अना उसको देख रही थी, जबकि वो कैमरे को। पिक्चर के बाद वो लोग चले गए तो हाशिम धीरे से उसके पास आया, उसके बालों को संवारा और धीरे से बोला, सुनो अना। और इधर वो धीरे से बोला, मैं तुमसे कोई डायलॉग नहीं मारूंगा, बस यही पूछूंगा, क्या तुम मेरी उम्र भर की खुशियों में शरीक होंगी, मेरी हमसफ़र बनोगी? वो आज एक दफ़ा फिर बेहद मोहब्बत से घुटनों के बल बैठा हुआ उससे पूछ रहा था।
उसका एक हाथ अना के सामने था। अना से कुछ देर तो कुछ बोला ही न गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो करे या हाँ करे या ना। उसने हाथ बढ़ाकर हाशिम के हाथ पर रख दिया। हाशिम ने शिद्दत जज्बात में आकर उसके हाथों को चूम लिया और उसके दाएं हाथ की छोटी उंगली में अपनी मोहब्बत की निशानी पहना दी। अना सर झुका के रह गई। हाशिम ने खड़े होकर उसे खुद में समो लिया जो शर्म हया से सर नहीं उठा पा रही थी। मुझे तो लगता था तुम इस बार भी दूसरे हाथ का थप्पड़ दे मारोगी मुझे, वो मुस्कुरा के बोला। वो हंस दी। अब मेरे पास ऐसी कोई वजह नहीं थी, वो मुस्कुरा कर बोली। वो उससे दूर हो गई। वो दोनों वहीं एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने लगे। अना को यह मंजर भूल ही नहीं रहा था। हाशिम के हाथ में हाथ डाले वो गीली रेत पर चल रही थी। ये मंजर यादगार के तौर पर उसके दिल में रख्म हो गया था। चलो 5th फ्लोर पर चले, वो उसके लिए कोलाची की जानिब बढ़ गया। अना और वो हंसते हुए कोलाची के जानिब चले गए। 5th फ्लोर का मंजर बाहर के मंजर से मज़ीद हट कर था, बेहद रोमांटिक और खूबसूरत। शीशों के पार दरिया का मंजर वाज़ा था। हल्की हल्की जलती लाइट ने अंदर के मंजर को रोमांटिक बनाया हुआ था। अना बाहर देख रही थी, साथ साथ हाशिम से बातें भी कर रही थी। वो दोनों बातों में लगे हुए थे। हाशिम ने दो मग कॉफ़ी के मंगवाए थे। कुछ देर बाद वेटर कॉफ़ी के कप देकर चला गया। हल्का हल्का म्यूज़िक चल रहा था अंदर। In my feelings drag, the shit got me in my feelings, gotta be real with it, yeah. Do you love me? And you writing say yeah, I will never ever leave from beside me cause I want yeah, and I used yeah, and I'm down for you always. Do you love me? Do you love me? Are you writing say yeah, I will never ever leave from beside me cause I want you and I need you। सॉन्ग की लिरिक्स यूँ लगता था जैसे हाशिम के दिल की तर्जुमानी कर रहे हो। अना उसी को देख रही थी जो सॉन्ग सुन रहा था। हाशिम चलो, आई एम टू लेट। उसने टाइम देखा, घड़ी 12 का हिस्सा अबोर कर चुकी। सॉन्ग के लिरिक्स यूँ लगता था जैसे हाशिम की दिल की तर्जुमानी कर रहे हो। अना इसी को देख रही थी जो सॉन्ग सुन रहा था। हाशिम चलो, आई एम टू लेट। उसने टाइम देखा, घड़ी 12 का हिस्सा अबूर कर चुकी थी। कॉफ़ी वो पी ही चुके थे। पेमेंट करके वो बाहर आ गए पार्किंग की जानिब। थैंक यू हाशिम फॉर मेकिंग माई डे फॉर मोर ब्यूटीफुल, वो एक जज्ब से बोली। वो मुस्कुरा दिया। एक बार मेरे पास आ जाओ, तुम्हारा हर दिन खुशगवार होगा। वो मुस्कुरा कर बोला, बस बस ज़्यादा ना बनो अब। वो हंसी। वो मुस्कुरा कर ड्राइविंग की तरफ मुतवज्जा हो गया। मंतशा ने जो ही व्हाट्सएप खोला, कहीं पिक्चर्स उसे मौसूल हुई। उसने नासमझी से व्हाट्सएप खोला। एक अनजान नंबर से कई पिक्चर्स उसको भेजी थी। उसने जो ही खोला उसे लगा आसमान उसके सर पर आ गिरा हो। अना और हाशिम कोलाची में टेबल पर एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। हाशिम ने अना को ब्रेसलेट पहना रहा था। उससे अगली तस्वीर में वो अना का हाथ चूम रहा था, जबकि उससे अगली तस्वीर में वो अना को प्रपोज कर रहा था। एक पिक्चर में वो दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। रोमांटिक मंजर ने उसकी आंखों में मिर्ची डाल दी थी। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं अना, वो धीरे से गुर्राई। उसका रोम रोम सुलग रहा था। ये है कौन जिसने मुझे तस्वीरें भेजी है? उसने गुस्से से सोचा। एक एक को तड़पा तड़पा कर मारूंगी, देखना। उसने नफरत से सोचा और अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। उसे लग रहा था जैसे कोई उसकी आंखों में मिर्ची डाल रहा हो। अना, तुमने हमेशा मुझसे मेरा सब कुछ छीना है। अब मैं तुमसे उस शख्स को छीनूंगी जिससे तुम्हारी पूरी दुनिया वीरान हो जाएगी। उसने सुलग कर सोचा और आंखें मूंद ली। अना खुश खुश जो ही अंदर दाखिल हुई, मेहरू को अपना इंतज़ार करते पाया। अना, बात सुनो, उसने धीरे से कहा। हूँ, बोलो मेहरू। वो उसी के पास चली आई और काउच पर नीम दराज हो गई। तुम आजकल कुछ ज़्यादा नहीं हाशिम खान आफरीदी के साथ वक्त गुजारने लगी हो? वो उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही थी जो हर किस्म के जज्बात से आ रही था। अगर ऐसा है भी तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी इससे मसला होना चाहिए। वो संजीदगी से कहती खड़ी हो गई, जबकि मेहरू मोहिज उसको घूर कर रह गई। हमें तुम्हारा उसके साथ फिरना
ना पसंद भी नहीं। मैं बस जानना चाह रही हूँ क्या तुम्हारे दरमियान कुछ है? उसने उसका चेहरा देखकर कहा जो बिल्कुल संजीदा था। महरू, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी इस सब में नहीं पड़ना चाहती। वो सच बोलना चाहती थी मगर बोल नहीं पाई और इनकार कर दिया। अच्छा फिर ठीक है, डैडी ने जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी करने का सोच लिया है। उसने कंधे उचकाकर कहा और अब अन्ना अपनी जगह हैरान रह गई। मेरू, डैडी को बता देना फ़िलहाल 5-6 साल तक मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है और ना ही इस बारे में कुछ सोचे। उसने संजीदगी से मेहरू की आंखों में आंखें डालकर अपना मौक़िफ़ वाज़ह कर दिया था। मेहरू काँप कर रह गई। उसका लब और लहजा बिल्कुल बदल गया था। वो कहीं से भी नर्म गो सुलझी संजीदा अन्ना नहीं लग रही थी। अन्ना छोटे छोटे कदम उठाती ऊपर चली गई। मेहरू बेबस उसी उंगलियां मरोड़ती कर रह गई। या अल्लाह, हमारे घर कभी सुकून नहीं आ सकता क्या? हमेशा कोई ना कोई मुसीबत फन फैलाए इंतज़ार को बैठी हो रहती है। वो झुंझला कर सोचने लगी और कमरे की तरफ बढ़ गई। सुने सिकंदर, आईने के सामने हाथों पर लोशन लगाते हुए अमारा ने सिकंदर को पुकारा जो बेड से टैक लगाए कोई किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने हुंकार भरा। सिकंदर, आप जल्दबाजी कर रहे हैं क्या? आपको नहीं लगता हमें अन्ना को समझाना चाहिए? समझदार है, जल्दी समझ जाएंगी। उन्होंने तवील खामोशी के बाद कहा और गहरी सांस भरकर उनका चेहरा देखने लगी जो सपाट था। समझाया उसे जाता है जो ना समझ हो। फिर भी एक बार बात करके देखूंगा ताकि तुम्हारी तसल्ली हो जाए। वो हमेशा नर्म और शफीक बाप रहे थे मगर अन्ना का एक ऐसे केस को हैंडल करना जो उनके ख़ानदान को बर्बाद कर देता उन्हें किसी तौर मंजूर नहीं था। अन्ना को यहाँ बुलवाने का फ़ैसला किस अहमक का था? तवील खामोशी के बाद सिकंदर हयात सख्ती से गोया हुआ। सिकंदर, बेटी है हमारी और मेहरू की बहन है। उसके एक अहम मौके पर शिरकत ना करती तो कब करती? अमारा चिढ़ गई थी। उनका अंदाज़, उनका लहजा अमारा को नागवार गुजरा था। अन्ना के अंदर कुछ गुजरने का जुनून है, मैं जानता था, तभी मैं उसको रोकता था कि मत लॉ का इंतखाब करें, मगर तब भी तुमने उसका साथ दिया। मैंने उसे लंदन भेजा ताकि वो पाकिस्तान के माहौल से दूर रहे और नतीजा क्या निकला? वही हुआ जिसका मुझे डर था। वो गुस्से से हाँफने लगे थे। अच्छा सिकंदर, मत फिक्र करें, समझदार है आप, खुद को मत तकलीफ़ दे। अमारा ने उनकी तबीयत से घबराकर फ़ौरन पानी का गिलास उनको पकड़ाया जिसको पकड़कर उन्होंने एक ही सांस में पी लिया। वो बेड से सर टिका लिया। मैं बहुत परेशान हूँ अमारा, मुझे लम्हा ब लम्हा अन्ना की फ़िक्र रहती कोई उसे नुकसान ना पहुँचा दे। वो झुंझला कर बोले। एक बार बात करते हम सुबह उससे देखिएगा, वो मान जाएंगी। अमारा ने नज़रें चुरा कर कहा और ख़ुद अलमारी का यूं ही जायज़ा लेने लगी। सिकंदर हयात खामोश रहे, कहते भी क्या उनको। अन्ना ग्रिल पर हाथ टिकाए कॉफ़ी का मग थामे कॉफ़ी पी रही थी और गाहे बगाए बाहर नज़रें दौड़ा रही थी। उसका चेहरा काफ़ी हद तक सुर्ख हो रहा था। तभी उससे कॉल मौसूल हुई। एसपी शेर अफगन का नाम देखकर उसने कॉल अटेंड की। अस्सलाम वालेकुम, उसने संजीदगी से कहा। वालेकुम अस्सलाम अन्ना, सिकंदर हयात, उसने यकीन करना चाहा। अन्ना, सिकंदर हयात स्पीकिंग। उसने अपना तारुफ करवा दिया। अन्ना, कल कोर्ट में पेशी है, आपको उस लड़की को बतौर गवाह लाना चाहिए तो बेहतर है, वैसे ना लाना ज़्यादा बेहतर है। और कल पेशी के बाद मैं आपको कुछ ऐसे सबूत मुहैया करूँगा कि उनकी करप्शन का केस चल निकलेगा। एक केस से जान छूटेगी नहीं कि दूसरा चल निकलेगा। उसने ठहर मशहूर कुन लहजे में कहा। बिल्कुल सही कह रहे आप, थैंक यू फॉर स्पीकिंग मी। उसने शेर अफगन का शुक्रिया अदा किया। कोई बात नहीं बैरिस्टर साहिबा, अपना पुराना खाता चल निकला है। वो हंसकर बोला। ओके, अल्लाह हाफिज़। कल आप उस लड़की को ले आइएगा, लाना चाहे तो, अगर लाए तो प्लीज़ हिफाजत से लाइएगा। उस लड़की की हमें हिफाजत करना होगी, उसकी जान को ख़तरा हो सकता है। उसने फ़ोन बंद करते हुए कहा। ओके। अन्ना ने सर हिलाकर कॉल काट दी और एक दूसरा केस निकाल कर बैठ गई जो ज़हीर जाफ़री का था, वज़ीर ख़जाना जिसका वो खूब फ़ायदा उठाता था। इस्लामाबाद उसकी रिहाइश थी।
अना ने नेट पर सर्च करके उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली जिसमें उस पर तालिबान के साथ मिलकर धमाके करवाने के बारे में लिखा था, जिसको ज़्यादातर झुठलाया ही गया था। जिसके अलावा उस पर करप्शन के इल्ज़ाम थे। बैरून मुल्क में उसकी कई जायदादें थी। अना ने एक तमानियत भरा सांस भरा, अब तुम्हारी बारी है ज़हीर जाफ़री, बहुत जल्द तुम तक नोटिस पहुंच जाएगा। उसने मुस्कुराकर सोचा और कॉफ़ी का घूंट भरने लगी। तभी उसके व्हाट्सएप पर बीप हुई। कमरे में चली आई और मोबाइल खोलकर देखा। कैथी का मैसेज था, इतने दिनों बाद अना मेरी एंगेजमेंट हो रही है। उसका मैसेज पढ़ते ही अना को खुशगवार हैरत ने आ घेरा। उसने फ़ौरन उसको वीडियो कॉल की। हाय, व्हाट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज़ कैथी, वो हैरत खुशी के मिले जुले तासुरात लिए बोली। एक हफ़्ता हुआ है हमारी बात पक्की हुई, अब एंगेजमेंट है। उसने खुश होकर कहा, मुबारक हो कैथी। वो सच्चे दिल से मुस्कुराकर बोली। वो भी मुस्कुरा दी। तुम आओगी ना? उसने एक आस से पूछा। सॉरी कैथी, मगर मैं आजकल कुछ केस हैंडल कर रही हूँ। सीरियसली इतनी मसरूफ़ हूँ, सर उठाने का वक्त भी नहीं है। हल्की सी मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाल कर बोली, मगर अना, मैं चाहती हूँ इस खुशी के मौके पर तुम मेरे साथ रहो। उदासी से बोली। फ़िक्र मत करो कैथी, मैं तुम्हारी शादी में ज़रूर आऊँगी। वो मुस्कुरा कर बोली और इधर उधर की बातें करने लगी। कैथी भी उससे बातें यूँ ही समझाने लगी, वो हमेशा वो करती थी। अना ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। अना ने उसको सब बता दिया था। शेर अफगन जो ही अंदर आया, उसकी नज़र पूरे थाने पर पड़ी। उसने हर तरफ का जायज़ा लिया। आज वो अचानक आया था। उसके चेहरे पर इश्तियाल फैल गया। भवें तन गई। उसने सबको देखा। हर कोई या तो मोबाइल पर मसरूफ़ था या फिर खाने पीने में। अलबत्ता असद खान अपना काम कर रहा था। वही एक ईमानदार कांस्टेबल था। अरे वाह, यहाँ तो घर का माहौल बना हुआ है। हर तरफ सुकून, आराम, ना फ़िक्र ना फाका। वो तंजिया हंसी हंस कर बोला। उसकी बात सुनकर सब में करंट दौड़ गया। सर आप, उन सब के चेहरों पर थोड़ी देर में फ़िक्र फैल गई थी। अरे मुझे लग रहा है मैं आप सबको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं जाऊँ? वो तंजिया हल्का सा मुड़कर बोला। नहीं सर, आइए प्लीज़। हवलदार शहीर थूक निकल कर बोला। जब मैं नहीं होता हूँ तो ये काम हो रहा होता है यहाँ। ये थाना है या कोई मछली बाज़ार? अचानक वो पूरी कुव्वत से चीखा था, जबकि बाकी सब में सनसनी फैल गई। उन्होंने सर झुका लिया। आज आपको भी लगता है जेल की हवा लगनी चाहिए? असद खान, इन सब को ज़रा मेरे सामने वाले जेल में बंद कर दो, और हाँ, इनमें से कोई बैठने नहीं पाए। उसने उंगली उठाकर वार्निंग दी। सर प्लीज़, सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। सब ने एक ज़बान होकर माफ़ी मांगी। यकीनन ऐसा आइंदा नहीं होगा। जब एक बार थाने की हवा खा लोगे तो हिम्मत ही नहीं कर पाओगे। उसने सख्ती से कहा और अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया। उसके कैबिन को बिल्कुल सामने एक जेल था। असद खान ने थोड़ी ही देर में उन सब को बंद कर दिया। वो सब खड़े हुए थे और शेर अफगन का चेहरा देख रहे थे, जो फाइल देख रहा था। कुछ ही देर गुजरी थी कि वो चलती हुई आई। आज उसने नेवी ब्लू कलर का घुटनों तक आता फ्रॉक, जिसके दामन पर छोटे छोटे फैंसी से बटन लगे थे, और खुले बाजू पर गोल्डन कलर का खूबसूरत कढ़ाई का काम था। वाइट कैपरी पहनी हुई थी और अपने कद के लिहाज से उसने हील पहनी हुई थी। वो दुपट्टे से बेनियाज पुरवकार अंदाज में चलती हुई उसके कैबिन में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम शेर अफगन। वो आज पहली बार मुस्कुराकर गोया हुई। वालेकुम अस्सलाम, वो मुस्कुराकर बोला और सामने पड़ी कुर्सी पर उसे बैठने को कहा। सबसे पहले तो शेर अफगन, आप मुझे वो सबूत दे दें, और दूसरा आप ज़हीर जाफ़री के ख़िलाफ़ FIR काट लें। इस केस को मैं चौधरी के केस ख़त्म होने के बाद देखना चाहूँगी। उसने मुस्कुराकर कहा। चले जी, आपने तो लगता है पूरे पाकिस्तान से करप्ट हुक्मरानों का खात्मे की मुहिम शुरू कर रखी है। अपने सुर्ख लबों से वो दिलकश अंदाज में बोला। वो हौले से हंस दी। ऐसा ही समझ ले, चौधरी के केस से आप पहले ही इतनी मशहूर हो गई है कि ज़हीर जाफ़री के केस से तो मीडिया पर सिर्फ आप ही नज़र आएंगी। उसकी बात पर संजीदा हो गई। मुझे मशहूर होने से मतलब नहीं शेर अफगन साहब। असल में मैं चाहती हूँ उन लोगों का इंतखाब हो जो कौम का पेशा खा रहे हो।
वो धीरे से बोली, और आप अपने हाथ में पहनी डायमंड की रिंग को घुमाने लगी। सही, अच्छा खैर ये रही फ़ाइल, और हाँ मेरे पास एक फ़ाइल और है जो कि ज़हीर जाफ़री से मुतालिक है। होप सो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। वो ज़रा से फ़ाइल ढूंढते हुए बोला, अच्छा किस किस्म की फ़ाइल है? वो गहरी दिलचस्पी बोली, असल में मेरे आने से पहले यहाँ सुबक्तगिन एसपी था जो कि रिश्वतखोर थे। पिछले महीने उसका तबादला यहाँ से शोरकोट हुआ है। तो इस शख्स के पास 10 साल पहले एक केस आया था जिसमें उसे ज़हीर जाफ़री के बेटे समी जाफ़री से किसी पुलिस इंस्पेक्टर का कत्ल हुआ था। कुछ पसोपश के बाद इस केस को बंद कर दिया गया था क्योंकि उसने रिश्वत देकर उसका मुंह बंद कर दिया था। अब अगर हम इसको खोल लें तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। वो तफसीली तौर पर दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में डाले हुए बोला, ओह सो सैड, मगर हमें सबसे पहले इन लोगों तक पहुंचना होगा न जिनके साथ ये हुआ है। उसने तशवीश से कहा, बिल्कुल सही कहा, मगर मेरे ख्याल से अभी हमें चौधरी के केस पर नज़रसानी करनी होगी, फिर उसके बाद ही इस केस को देखना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? वो उसकी मर्ज़ी जानने को बोला, जैसा आपको सही लगे। खैर मुझे वो फ़ाइल दे दे, फिर मुझे अदालत भी जाना है। वो संजीदगी से बोले। तो वो लड़की वो अचंभे से बोला, समन बाहर गाड़ी में बैठी है। उसने संजीदगी से कहा, ओह नो, मगर मिस मैंने आपको कहा था उनकी हिफाजत करनी होगी आपको, उनकी जान को ख़तरा है। वो झुंझला कर बोला और बाहर भागा। माहौल की खुशीदगी देखकर अना के चेहरे पे भी बल पड़ गए। वो बाहर भागी। बाहर का माहौल अजीब घुटन ज़दा था। 2-3 नकाबपोश गाड़ी से सुमन को निकालने की कोशिश कर रहे थे। शेर अफगन को देखते ही उन्होंने रिवॉल्वर सुमन की तरफ किया। वो उसको मारना चाहा मगर समन ने बरवक्त चेहरा नीचे कर लिया था। उनका चेहरा अफगन की तरफ था जबकि रिवॉल्वर उसके माथे के निशाने पर। उसने गोली मारी और भाग गए, मगर खुशकिस्मती से समन बच गई थी। आप ठीक तो है? उसने फूले हुए सांसों से समन से दरियाफ्त किया। समन बेहद डरी हुई थी। उसके चेहरे पर डर और खौफ का डेरा था। जी वो बमुश्किल बोल पाई और चेहरा झुका लिया। समन ने आते ही उसको गले से लगा लिया। ठीक हो ना तुम? उसने परेशानी से कहा। मैं ठीक हूँ। उसने थूक निकल कर बमुश्किल कर शेर अफगन को देखा जो चेहरे पर परेशानी समोए उसको तक रहा था। तभी शेर अफगन के मोबाइल पर रिंग हुई। उसने जेब से मोबाइल निकाला और कान पर लगाया। हेलो, एसपी शेर अफगन स्पीकिंग। उसने धीमी आवाज़ में मगर रौबदार आवाज़ में कहा, सर मेरा कुत्ता गुम हो गया, वो भी 3 लाख का। दूसरी तरफ से एक परेशान कुन आवाज़ उसकी समाज से टकराई। शेर अफगन ने मोबाइल कान से हटाया, नंबर देखा, फिर दोबारा कान से लगाया। ओके, अपना एड्रेस सेंड कर दे। खून के घूंट पीकर वो बमुश्किल बोला। और इन दोनों को देखा जो उसी को देख रही थी। क्या है शक्ल, क्या देख रही है? बैठे। वो बिगड़े हुए मूड से बोला। तो वो दोनों की हंसी रुकनी जेब में बैठ गई। शेर अफगन ने ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी स्टार्ट की। नहीं मतलब यार, मेरी इतनी क्वालिफिकेशन का क्या फ़ायदा? मैं लोगों के कुत्ते ढूंढता फिरूंगा। वो सख्त बरहम हो रहा था। दूसरी तरफ शाह का कहा उसकी समाज से टकराया। अरे भाई हंस क्यों रहा है? मुझे तो दुख हो रहा है कि अब इंजीनियर की डिग्री मैंने इसलिए ली थी कि लोगों के कुत्तों के पीछे भागता फिरूं। वो सख्त गुस्से में था। अच्छा बस ना, इतना गुस्सा कर हो जाता है। अपनी हंसी रोक कर वो संजीदगी से बोला, तो और क्या करूं? 1 मिनट का सुकून नहीं इस जॉब में। अब भी अदालत के बाहर खड़ा होकर वो बरहम हो रहा था। तभी चौधरी को लिए चंद पुलिस अफसरान आते दिखाई दिए। ठीक है शाह, मैं फिर बात करता हूँ, समाअत शुरू होने वाली है। उसने संजीदगी से कहकर कॉल कट कर दी और उनकी तरफ मुतवज्जा हो गया। सुनो असद खान, इस पर कड़ी नज़र रखना, सख्त सिक्योरिटी कर दो। ये बहुत तेज़ है, भाग सकता है। अपने बीएड पर हाथ फेंकर उसने चौधरी को घूरते हुए कहा। चौधरी सख्त नज़रों से उसे देख रहा था। एक बार निकलने दे तू मुझे शेर अफगन शाह, फिर देख क्या करता हूँ तेरे साथ में।
चौधरी सख्त अल्फाज में बोला। तभी पीछे से असद खान ने उसके सर पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा। बकवास करता है, चल। वो उसके दोनों हाथों को सख्ती से पकड़कर बोला, ये थप्पड़ महंगा पड़ेगा तुम्हें असद खान। वो सख्ती से कहता अंदर चल पड़ा। उसको इसके अंदाज पर हैंडल करता होगा, शेर अफगन सोचते हुए बड़बड़ाया और अंदर बढ़ गए। अदालत के बाहर सख्त सिक्योरिटी का इंतज़ाम था। सड़कों पर लोग निकल आए थे, कुछ चौधरी के हक में थे जबकि कुछ लोग उसके खिलाफ नाराबाजी कर रहे थे। पुलिस मुश्तिल अफराद को बमुश्किल अदालत तक आने से रोके हुए थी। अंदर अना मुतमईन सी अपनी सीट पर विराजमान थी। उसके साथ ही सुमन बैठी थी पीछे की सीट पर, बिल्कुल सिकड़ी सिमटी हुई। उसे अपना चेहरा चादर से ढका हुआ था। शेर अफगन एक नज़र उस पर डालता हुआ कटहरे के करीब खड़ा हुआ। उसने अना को आँख का इशारा किया कि ज़रा देर को बाहर आए, मगर अना बाहर नहीं निकली। एक तो ये हमेशा अपनी ही करती है, वो बड़बड़ाया सामने देखने लगा। चौधरी का वकील एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था चौधरी को बाहर निकलवाने के लिए। तभी शेर अफगन का मोबाइल बजने लगा। उसने नंबर देखा, ऊपर से था। वो मुस्कुरा दिया और फ़ोन उठाया। हेलो सर, उसने खनकार कर कहा। अफगान, तमाम सबूत गायब करो चौधरी के ख़िलाफ़। मुझे आज ही वो जेल से बाहर चाहिए। सर की आवाज़ उसकी समाज से टकराई। आई एम सॉरी सर, मगर तमाम सबूत बैरिस्टर अन्ना सिकंदर के पास है। मैं कुछ नहीं कर सकता। वो संजीदगी से बोला, लहजा रौबदार था। मुझे कुछ भी करके ये काम करके दो। वो गुस्से से बोले, सर अब ये केस अदालत तक पहुंच चुका है, अब मैं क्या करूं? वो तेज़ आवाज़ में साइड पर होकर बोला। इससे पहले वो कुछ कहता उसे आराम से कॉल कट कर दिया और वापस वहीं आ गया। सर अब इसको सज़ा होने से कोई नहीं रख सकता। तमाम सबूत आपको मुहैया कर दूंगी मैं अगली समात पर। और क्या चाहिए? अन्ना तिनक कर बोली। मिस अन्ना, जिस लड़की को आपने बात की थी वो कहाँ है? चौधरी की वकील ने भरी अदालत में उससे पूछा। इससे पहले वो कुछ कहती शेर अफगन ने इशारा करके उसको रोक दिया। उसने अफगन को घूरा। सर बहुत जल्दी मैं उसको भी सरेआम ले आऊँगी, उसने धीरे से कहा और शेर अफगन को देखा। अफगन ने थंब अप करके चौधरी को देखा जो अन्ना का चेहरा देख रहे थे। सर ये झूठ बोल रही, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अवाम की खिदमत कर रहा हूँ, मैं क्यों किसी की इज्जत लूटूंगा? वो तेज़ आवाज़ में बोला, जिस पर अदालत ने उसे झिड़क कर रख दिया था। वो खामोश हो गया। अगली समाअत 4 तारीख को होगी। तब तक अन्ना सिकंदर हयात आप उस लड़की को ले आएंगी यहाँ। तब तक कोई फैसला नहीं हो सकता, जज कहकर उठ खड़े हुए और निकल गए, जबकि चौधरी सर हाथों में थाम कर रह गया। चलो ले जाओ इसे, वो अभी नरमी करने की ज़रूरत नहीं इससे, अफगन ने सख्ती से कहा और अन्ना के पास आ गया जो अपना बैग उठा रही थी। आपने मुझे बताने क्यों नहीं दिया समन के बारे में? वो चिढ़ कर बोली। मैं चाहता हूँ एक ही बार में इसका फैसला हो जाए। समन का टेस्ट करवाएंगे जिससे सब पता चल जाएगा। हम और वो और समन को तब अदालत के सामने लाएंगे, तब तक समन भी महफूज रहेंगी, उसने संजीदगी से कहा। अन्ना उसकी जहानत पर सर हिला कर रह गई और उसको बाय कहकर बाहर निकल आई। वो देखकर दंग रह गई कि हाशिम गाड़ी में बैठा उसका वेट कर रहा है। उसके चेहरे पर लालियाँ खिल गई। वो छोटे छोटे कदम उठाती उसकी गाड़ी तक आ गई और फ्रंट सीट पर बैठकर उसको देखा। मुझे और किसी पर यकीन नहीं है, तभी तुम्हें लेने आ गया, उसने संजीदगी से कहा। अन्ना मुस्कुरा दी और खामोशी से बैठी रही। हाशिम ने सॉन्ग प्ले कर दिया और ड्राइविंग करने लगा। हाशिम, डैडी मेरा रिश्ता करना चाह रहे, उन्हें लगता है ऐसा करने से मैं इस केस से हाथ खींच लूँगी, उसने संजीदगी से उसको बताया। क्या? अन्ना, मैं बता रहा हूँ, अगर तुमने मेरे सिवा किसी से शादी करने का सोचा तो मैं खुद को शूट कर दूँगा, उसने एक झटके से गाड़ी रोकी। अन्ना ने उसकी आंखों में देखा जहाँ उसके लिए मोहब्बत का एक दरिया मौजज़न था। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तुम फिक्र ना करो, उसने धीरे से कहा। होना भी नहीं चाहिए, मैं हरगिज़ तुम्हें किसी और का होता नहीं देख सकता, वो सख्ती से कहकर दोबारा गाड़ी चलाने लगा। अन्ना ठंडी सांस भरकर रह गई और बाहर देखने लगी। वो हाशिम के अपने बारे में यूनिस से आगाह थी। आप लोग ड्राइंग रूम में बैठे, प्लीज़ मैं मामा को बुलाती हूँ। ज़मीर जाफरी को ड्राइंग रूम में बिठाकर मेहरू सिकंदर हयात के कमरे की तरफ बढ़ गए। डैडी, मम्मा, वो वहीं से बोली। क्या हो गया है? वो बाहर आकर बोले। अंदर ज़मीर जाफरी आए, उनके साथ उनके बेटे भी है। वो जल्दी से बोले, ओह हम आ रहे, किस सिलसिले में आए, कुछ पूछा है तुमने? वो फ़ौरन बोले, नहीं, बोला तो कुछ नहीं, अलबत्ता मिठाई का टोकरा लाए, वो कंधे उचकाकर बोली। अच्छा, केस जीत गए थे, इस खुशी में लाए होंगे।
उन्होंने सर हिलाया और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गए। अस्सलाम वालेकुम। अंदर दाखिल होते ही उन्होंने बाआवाज़ उनको सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। खड़े होकर शाहजी ने उनसे मुसाफा किया। कैसे हो सिकंदर हयात? वो मुस्कुरा कर बोले थे। कुछ देर बाद अमारा भी आ गई थी। ठीक ठाक, तुम सुनाओ? मुस्कुरा कर बोले, सब ठीक। अच्छा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ सिकंदर। यकीन है तुम मुझे खाली हाथ नहीं भेजोगे? उन्होंने बिला वजह ही तमहीद बांधी और जावर ने उलझ कर उनको देखा। बाबा जान तो कोई मसला डिस्कस करने आए थे, फिर ऐसी क्या बात हो गई? वो दिल ही दिल में सोचने लगा। अरे ऐसी क्या बात है शाह जो तुम ऐसे कह रहे हो, बताओ। वो उलझ कर बोले और उनका चेहरा देखने लगे जहाँ ज़माने भर की संजीदगी थी। सिकंदर, मैं तुम्हारी बड़ी बेटी अना का रिश्ता अपने बेटे जवार से करना चाहता हूँ। तुम्हारे सामने है, तुम जानते ही हो इसे। वो सर झुकाकर बोले। उन्होंने जवार के चेहरे की तरफ देखने से गुरेज किया था, जिसके चेहरे पर ज़माने भर की हैरत सिमट आई थी। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था, आंखों में लाली उतरी आई थी। तभी ड्राइंग रूम में मुलाजिमा दाखिल हुई, टेबल पर चीज़ें सजाने लगी। कैसी बातें कर रहे हो शाह? अना की अभी शादी का मैंने नहीं सोचा। और जावर, वो एकदम रुक गए, झिझकते हुए उन पर गालिब आ गई थी। हमारा का चेहरा बेहद सुर्ख हो रहा था, उनका बस नहीं चल रहा था वो उनको बाहर निकाल दे। क्या जवार, क्या तुम्हें पसंद नहीं? वो फ़ौरन बोले। वो किसी भी तरह ये रिश्ता करना चाह रहे थे। नहीं, ऐसी बात नहीं। वो शादीशुदा है और ऊपर से एक बच्चे का बाप है। मेरी मानो तो तुम वापस अपनी बहू को बुलवा लो, यूँ ना उसकी ज़िंदगी बर्बाद करो ना जवार की। वो संजीदगी से बोले और खड़े हो गए। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गए होंगे। इस बच्चे के चेहरे पर मैंने पिछले 2 सालों से सुकून नहीं देखा, ना ही मुस्कुराहट देखी। हंसी में भी उसके कर्ब होता है। तुम बजाय उस पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने के वापस जरशाले को ले आओ। वो इतना कहकर बाहर निकल गए। जरार मुतमईन हो गया था। अब अब्बी वालजान उसको लाते ये ना, वो ज़रूर जाना उसके लेने। अमारा भी एक्सक्यूज़ करके बाहर निकल गई थी। अब्बी जान का चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो वहीं से बाहर बढ़ गए। वो भी उनके पीछे पीछे बाहर निकल गया। वो आज फिर उसकी हवेली में मौजूद था, मगर पहले की निस्बत आज उसके चेहरे पे खुशी के तासुरात थे। कुछ देर बाद जरशाले आदम की और उसका चेहरा देख रही थी। आज वो अकेला नहीं था, बल्कि अजहात को भी लाया था। वो जानता था अजहात ज़रूर मना लेगा उसको। अजहात को देखते ही जरशाले के चेहरे पे खुशी के तासुरात थे। अजहात, वो खुशी से रो देने वाली हो गई थी। उसने अजहात को खुद में भींच लिया और वालहाना प्यार करने लगी। मामा चले ना हमारे साथ, वो अपनी तोतली ज़बान में बहुत प्यार से बोला। उसकी बात सुन जरशाले ने उसको छोड़ दिया, संजीदगी से दूर हो गई। आज़ाद, अब आप जाओ। वो बेरुखी से बोली। नहीं मम्मा, मैं नहीं जाऊंगा। पापा बोल रहे थे आज आपको हम लेकर ही जाएंगे, वो ज़िद्दी लहजे में बोला। जरशाले ने उसका चेहरा देखा जिस पर मुस्कुराहट थी। वो खामोशी से ड्राइंग रूम से बाहर निकलने लगी, मगर इससे पहले ही जवार शाह ने उसका हाथ थाम लिया और उसके खींचा। जरशाले उसके सीने से जा लगी, उसकी कमर पर जवार की तरफ थी, जबकि उसकी कलाई को जवार ने बेहद नरमी से अपने हाथ में थाम रखा था। छोड़ो मेरा हाथ जवार, वो चीख कर बोली। क्यों? वो मज़े से बोला। जवार, मेरा हाथ छोड़ो। उसने जारहाना तरीके से अपना हाथ उसके मजबूत हाथों से हटाया और गुस्से से उसे देखने लगी। बहुत हो गया अब जरशाले, वापस चलो। अब्बी जान के सर से मेरी दूसरी शादी का भूत उतर चुका है। अब चलो, मेरी बर्दाश्त मत आजमाओ। वो बेरुखी से बोला। क्यों? अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। तुम शादी करो या ना करो, आई डेम केयर। वो उसकी निगाहों में निगाहें डाल कर बोली, जिससे पूरा गांव दबता था। वो शख्स इस मोमल लड़की के सामने बेबस था। ऐसा मत करो जरशाले, बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। वापस चलो, मैं तुम्हारे पैरों में गिर जाऊँगा तुम कहो तो। वो तड़प कर बोला। उसकी बात पर जरशाले ने तड़प कर मुड़ कर उसे देखा। जवार शाह, प्लीज़ मुझे मत अजियत दो, वापस चले जाओ। अब मैं लाल हवेली नहीं जा सकती, प्लीज़। वो हाथ जोड़ कर बोली। क्यों नहीं जा सकती तुम वहाँ? वो बेबसी से बोला। क्योंकि मेरा दम घुटता है वहाँ। वो चीख पड़ी। मैं तुम्हें शहर वाली हवेली में रखूँगा जरशाले, अगर तुम कहो। बस तुम वापस चलो, अब मुझे मज़ीद तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। वो मुट्ठियाँ भींच कर बोला। वो खामोश रही। तुम चल रही हो या नहीं? मैं मर जाऊँगा तब भी मेरी मैयत पर आऊँगी क्या? वो अजियत भरे लहजे में बोला। उसके अल्फाज जैसे उसके दिल पर तीर की तरह पियोसत हो गए थे और उसने मुड़कर उसको देखा। वो उसके सीने से लग कर बिलक रही थी। वो उसके बालों को सहलाने लगा। क्यों कहते हो ऐसा ज़ार? जानते हो ना मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर में।
दूर होकर भी तुम मेरे साथ हो। उसके सीने से लगी बिलक रही थी। गुल उन दोनों से नज़रें बचाकर अज़हात को नाना नानी से मिलाने ले गई थी। अब ख़त्म हो गया ख़िज़ा का मौसम। ज़रशाले अब बाहर आ चुकी है। उसके माथे पर अपने हिद्दत से पर लब रख कर वो दोबारा गोया हुआ। वो उसके मोमी हाथों को अपने हाथों में ले लिया। जाओ अपना सामान ले आओ। वो इतने प्यार से बोला कि ज़रशाले से इनकार नहीं किया गया। वो बाहर निकल गई। ज़वार शाह का अंग अंग खुशी से झूम रहा था। ज़रशाले ने जो खुशी उसे दी थी हर खुशी पे भारी थी। कुछ देर बाद ज़रशाले अज़हात का हाथ थामे वहाँ आ गई। उसके साथ अंबर शाह और फरहा शाह भी थी। ज़रशाले का चेहरा पहले की निस्बत बेहद सुर्ख हो रहा था। खुशी से उसके अंग अंग से झलक रही थी, जिसको देखकर गुल की खुशी की इंतहा न थी। आज उसकी आपी वापस लाल हवेली जा रही थी। आज उनको उनकी खुशियाँ वापस मिल गई थी जो उसे लगता था उनसे रूठ गई है। आखिरकार ज़रशाले का सब्र जीत गया था। उसकी आंखों में ज़ावर शाह की मोहब्बत झलक रही थी। ज़ावर, हम चाहते हैं तुम दोबारा अपनी ज़िंदगी शुरू करो। पहले ही ज़मीर की वजह से हम तुम लोगों की ज़िंदगी की खूबसूरत पल ज़ाय हो गए हैं। अंबर शाह अपनी मखसूस रौबदार आवाज़ में मुखातिब हुए। उनके लहजे में ना महसूस करने वाली खुशी थी। ज़रशाले उनको जान से प्यारी थी। उसको यूँ हर वक्त उसे देखकर उनका दिल कटता था, मगर अब उसको अपने ससुराल जाते देखकर उनका दिल बेहद खुश था। ज़वार शाह ने ज़रशाह का मोमी हाथ अपने हाथों में थाम लिया और दूसरे हाथ से अज़हात का हाथ थाम रखा था। आप फिक्र न करें चचा जान, अब आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा मैं। वो मुस्कुरा कर गोया हुआ। वो मुस्कुरा दी। अल्लाह निगहबान। वो उसके सर पर हाथ रखकर बोले और झुककर अज़हात को अपनी गोद में उठाकर चूम लिया। अज़हात मुस्कुरा रहा था। उसका दिल बेहद खुश था। आज उसकी मम्मा आज वापस चल रही थी। एक ना महसूस करने वाला एहसास कमतरी मुसलसल उसका घेराव किए हुआ था। वो जब अब सब दोस्तों को अपने पेरेंट्स के साथ देखता था, उसके दिल भी चाहता था उसके भी मम्मा बाबा उसके साथ यूं ही प्यार से रहे। ज़ावर इनसे मिलकर बाहर की तरफ बढ़ गया। ज़रशाह का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। गुल से वो पहले ही मिल चुकी थी। गुल शेर अफगन से मंसूब थी, मगर अभी बाकायदा तौर पर कोई फंक्शन वगैरह नहीं किया गया था। समन को पुरजोर इसरार पर अन्ना ने उसको अनेक्सी छोड़ दिया था। समन ने उसे बताया था कि वो यहाँ पढ़ाई की गर्ज से आई थी और यहीं उसको चौधरी ने देखा था। तब से वो समन के पीछे पड़ गया था। वापस गाँव भी चली गई, तब भी उसने पीछा नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के लिए अपनी खाला से मिलने यहाँ आई, तब चौधरी ने उसको अगवा कर लिया था। वो दोबारा पढ़ाई का सिलसिला शुरू करना चाहती थी। ज़्यादातर खलाओं में देखती रहती, उसकी वजह से बेहद परेशान थी। वो समन को वापस ज़िंदगी की तरफ लाना चाहती थी, जो शायद नामुमकिन बना रहा था। चौधरी को देखकर उसके ज़ख्म दोबारा से उभर गए थे। अन्ना ने सोच लिया था उसको किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाएंगी। इसी वजह से उसने हाशिम को अपॉइंटमेंट लेने का कहा था, जो उसको परसों की मिली थी। वो गहरी नींद में सो रही थी। रात का अंधेरा हर सू फैला था। गहरी अंधेरी रात में उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। अन्ना ने चौंक कर आंखें खोली और उठ बैठी। उसने घड़ी पर टाइम देखा, जो कि 12 बजा रही थी। उसने आंखें मलकर टेबल लैंप ऑन किया। जो ही टेबल लैंप ऑन हुआ, उसकी नज़र अपने पूरे कमरे पर पड़ी। पूरा कमरा मुख्तलिफ बलून से सजा हुआ था। उसके बेड पर रेड कलर के गुब्बारे फूले हुए पड़े थे। बेड के बिल्कुल सामने पड़े काउच पर एक बड़ा सा केक पड़ा था, जिस पर बड़ा सा हैप्पी बर्थडे अन्ना हाशिम लिखा था। अन्ना हैरान होकर सब देख रही थी। उसका ड्रेसिंग टेबल भी सजा हुआ, उस पर भी बलून्स पड़े हुए थे। एक बड़ा सा गुलाब के फूलों का बकेट पड़ा हुआ था। केक पर उसकी तस्वीर लगी हुई थी। अन्ना ने अपना मोबाइल निकाला और हाशिम को कॉल लगाया। अस्सलाम वालेकुम। उसकी चहकती हुई आवाज़ सुनकर अन्ना की नींद भग से उड़ गई। ये सब तुमने किया है हाशिम? उसकी हैरानगी भरी आवाज़ सुनकर वो जी भर के महसूस हुआ। क्या सब? वो जान कर अनजान हाशिम, वो झुंझला कर बोली। वो हंस दिया। तुम्हारा दिल क्या कहता है? वो मुस्कुरा कर बोला। अन्ना का दिल ज़ोर से धड़का। अब इस धक धक का क्या मतलब समझूं मैं? अन्ना, दिल की धक धक दिल ही जाने। वो मुस्कुरा कर बोली। बहुत फिजूल बोलती हो तुम। वो चिढ़ा। वो हंस दी। अच्छा सुनो, कल मिल सकती हो? वो उसकी इजाज़त की गर्ज से बोला। देखूंगी, तुम्हें बता दूंगी। उसने सर हिलाकर कहा। ओके। उसने सिर्फ इतना ही कहा। हाशिम, ये सब तुमने किया और तुम अंदर कैसे आई? जो बात कब से उसके उलझन में मुब्तला कर रही थी। बाला आखिर उसने पूछ ही डाला। ये कोई मुश्किल काम है? तुम्हारे चौकीदार को पैसे दिए और बस? वो शरारत से गोया हुआ। आज उसने तुम्हें आने दिया, कल को मेरे किसी दुश्मन को आने दिया तो मेरा तो काम हो गया। वो चिढ़कर बोली। ओह अन्ना, कैसी बातें करती हो? वो सख्त कोफ्त में मुब्तला हुआ उसकी बात पर। अच्छा, तुम आए थे मुझे
जगा देते ना। वो फ़ौरन बात बदल कर बोली, तुम गहरी नींद में थी। वो मुस्कुरा कर बोला, तो क्या हुआ, जाग जाती मैं, उस ऐसी भी कोई गहरी नींद नहीं है मेरी। उसने संजीदगी से कहा, ओहो तुम्हारी नींद ख़राब हो जाती। वो कुछ देर बाद गोया हुआ। वो हंस दी, इतना ख्याल है मेरा। वो शरारत से बोली, हर वक्त तुम्हारा ही तो ख्याल जहन पर सवार रहता है। सच कहते हैं मोहब्बत इंसान के दिमाग को कहीं का नहीं छोड़ती और इंसानी दिमाग को जंग लगा देती है। वो संजीदगी से बोला, उसका लहजा संजीदा हो चुका था। अना खामोश रही। अब इतना बड़ा केक मैं अकेले काटूँ? वो खफा हो गई। तो क्या हुआ? वो मुस्कुरा कर बोला, शट अप, बहुत फजूल हो तुम, मैं मुलाजिमा को दे दूँगी ये। वो चिढ़ कर बोली, तुम्हारे नज़दीक मेरे प्यार की इतनी अहमियत है? वो संजीदगी से बोला। उसकी बात समझते हुए अन्ना फ़ौरन शर्मिंदा होगी, ऐसी बात नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता अकेले ही बर्थडे करना। वो खफत मिटाने को बोली, मुलाजिमा को दे दो। उसने संजीदगी से कहकर कॉल कट कर दी। अन्ना मोबाइल को देखती रह गई। उसने संजीदगी से केक को उठाकर साइड पर किया और ड्रेसिंग टेबल के पास आ गई जिस पर एक बड़ा सा डब्बा पैक पड़ा हुआ था। उसने डब्बा उठाया, बेड पर टिकरी मार कर बैठ गई। उसने डब्बे की पैकिंग खोली और एक खूबसूरत सा ग्लोब था जिसके अंदर एक कपल एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़ा था। अंदर का मंजर यूँ लग रहा था जैसे बर्फबारी हो, छोटे छोटे सब्ज और दरख्त। वो मुस्कुरा दी। एक तरफ डब्बे में चॉकलेट्स पड़ी हुई थी। अन्ना ने मुस्कुराकर चॉकलेट उठाई और ड्राइंग टेबल पर छोटे से ट्रॉली के अंदर रख दी। उसका दिल कॉफ़ी पीने को चाह रहा था। वो केक को उठाकर नीचे की तरफ बढ़ गई। तभी उसकी जहन में अना हाशिम लिखा हुआ याद आ गया। किचन में आके उसने उस जगह से केक काट लिया और एक छोटी सी प्लेट में इस पीस को रख दिया और बाकी केक फ्रीज में रख दिया। केटल उठाकर वो कॉफ़ी बनाने लगी, साथ ही साथ गुनगुना भी लेती। मग में कॉफ़ी डालकर वो वापस कमरे में आ गई। केक के पीस को खाकर वापस राइटिंग टेबल पर आ गई। अब नींद नहीं आनी थी उसे। तभी उसने राइटिंग टेबल पर पड़े लैपटॉप को खोला और अंबर जाफरी के बारे में देखने लगी। राइटिंग टेबल पर सामने ही सफ़ेद प्लास्टिक के छोटे से गुलदान में सफ़ेद फूल पड़े थे। एक तरफ उसका मोबाइल पड़ा था, दूसरी तरफ छोटी सी ट्रॉली में हाशिम की तरफ से दी गई चॉकलेट। वो ध्यान से उसकी मालूमात देखने लगी। वो जाना पहचाना नाम था, करप्शन के कई केसेस थे उस पर, मगर सियासत में एक नाम होने की वजह से कोई उसका बाल तक अब बिका नहीं कर सका था। अगली बारी तुम्हारी है अंबर जाफरी, तुम्हारी है, वो बड़बड़ाकर बोली और लैपटॉप को बंद करके बाहर खिड़की से देखने लगी। रात के सन्नाटे में नीचे का मंजर बेहद दिलकश था। पूरा लॉन सब्ज फूलों और दरख्तों से ढका हुआ था। हल्की हल्की बूंदाबांदी की में फिजा में खिनकी पैदा कर दी थी। वो इस वक्त स्लीवलेस पीच कलर के शर्ट और ब्लू जीन्स में मलबूस थी। रात बेहद थकन की वजह से चेंज किए बगैर सो गई थी। सर्दी का एहसास उसको होने लगा तो उसने बढ़कर खिड़की बंद कर दी और गहरी सांस भरकर खड़ी हो गई। पूरा कमरा गुब्बारों से भरा पड़ा था। वो किताबों के रैक की तरफ बढ़ गई। उसको किताबें पढ़ने का बेहद शौक था। उसका कमरा किताबों से भरा हुआ था। सिकंदर साहब ने उसका कमरा बेशकीमत अशिया से सजाया हुआ था। सफ़ेद बेड पर जिस पर खूबसूरत सफ़ेद पर्दे लटक रहे थे। बेड के पीछे खिड़की खुलती थी जो पिछले लॉन की तरफ थी। उसके सामने छोटा सा गोल सफ़ेद काउच पड़ा था। एन दरमियान में फानूस लटक रहा था। दाईं तरफ एक बड़ा सा सफ़ेद टेबल पड़ा था जिस पर सफ़ेद ही लैम्प पड़ा था। साइड पर 3-4 गिफ्ट पैक पड़े थे जिनमें कुछ गिफ्ट्स थे जो उसको पार्टी में मिले थे। उसने अब तक खोल कर नहीं देखे थे। बाईं तरफ राइटिंग टेबल था जो दरवाजे के साथ रैक पड़ी थी जिसमें कई राइटर्स की किताबें पड़ी हुई थी। कमरे के साथ ही ड्रेसिंग रूम था। वो किताब लेकर बैठ गई। कॉफ़ी पड़े ठंडी हो चुकी थी मगर उसने हाथ तक लगाया ना था। इश्क का शीन पढ़ते हुए उसी में गुम हो चुकी थी। जब उसकी नज़र घड़ी पर गई वो हैरान रह गई। रात के 4 बज चुके थे। सुबह का उजाला नमूदार होने वाला था। वो किताब साइड पर रखकर सोने की कोशिश करने लगी। मंतशा यूनिवर्सिटी कैफ़े में बैठी हुई थी। दिल उदास सा था। दिल कर रहा था रोने लग जाए। आजकल वो उदास रहने लगी थी। दिल था कि चैन ही नहीं पा रहा था। कहीं वो खड़ी हो गई और यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर यूं ही गाड़ी इधर उधर दौड़ाने लगी। पुलिस के इशारे पर उसे गाड़ी रोकनी पड़ी। उसने एक झटके से गाड़ी रोककर सर बाहर निकाल कर देखा जहां असद खान ने उसे रोकने का इशारा किया था। क्या मसला है? वो फाड़ खाने के लहजे में बोली। गाड़ी के कागजात। वो संजीदगी से बोला, वगरना मंतशा
का लहजा से अच्छा खासा तपा गया था। तुम्हें क्या लगता है मैं बगैर कागजात गाड़ी उड़ाती फिर रही? वो उसकी बात पर अच्छी खासी बरहम हो गई थी। देखिए हमारी ड्यूटी के कागजात दिखाकर प्लीज़ आप जाए। वो तब कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मंतशा सिकंदर हया से कागजात मांगने की? वो चिल्लाकर बोली। असद खान की रगें तन गई। उसने मंतशा को घूर कर देखा। आप मुसलसल बिलावजह गुस्सा कर रही है मिस? वो गुस्सा करके बोला। असद खान को मुसलसल किसी से बहस करते देख शेर अफगन वहीं आ गया। क्या हुआ असद खान, तुम किससे बहस कर रहे हो? वो उसके पास आकर बोला। यूनिफॉर्म पहने वो बेहद वजीह लग रहा था। उसका शहाबी रंग मुसलसल धूप में खड़े हुए होने की वजह से सुर्ख हो रहा था। घनी सिया भवों तले उसकी मोटी मोटी आंखें, इनमें जहानत टपक रही थी। खड़ी मगरूर नाक तले गुलाबी होठ उसको मज़ीद पुरकशिश बना रहे थे। वो खूबसूरती का मुंह बोलता सबूत था। मंतशा ने सर निकाल कर उसे देखा जो असद खान से बात कर रहा था। मंतशा उसको देखकर हैरान रह गई। वो पुलिस ऑफिसर था, जबकि आज तक उसके जहन में वो गुंडा जहन बनकर तश्कील था। शेर अफगन ने सरसरी निगाह उस पर डालनी चाहिए मगर पलटना भूल चुकी थी। उसको सख्ते की किसी कैफियत में देख रही थी। उसका चेहरा लाल भभूका हो रहा था। असद तुम जाओ, मैं इनसे बात करता हूँ। एकदम उससे नज़रें हटाकर उसने असद से कहा। असद सर हिलाकर चला गया। आज बीच सड़क लड़कियों रही थी। इससे एक कागजात तो मांगे थे उसने आपसे, वो बड़ी नरमी से बोला। मंतशा खामोश हो गई थी। वो उसके सामने यूं गुंग हो जाया करती थी। उसने कागजात निकाल कर उसको थमाने चाहे मगर उसने लेने से इनकार कर दिया। जाइए, उसने नरमी से कहा और मज़े मुड़ने लगा। सुने, मंतशा ने उसको पुकारा तो जाने लगा था। उसकी आवाज़ पर अफगन के कदम वहीं थम गए। उसने बढ़ना चाहा मगर कदमों से मज़ीद चलने से इनकार कर दिया। जी, वो मुड़कर बोला। उसका चेहरा बेहद संजीदा था। आप पुलिस ऑफिसर हैं? वो हैरत से बोली। एसपी शेर अफगन। वो उसकी कैफियत समझ रहा था, तभी हल्की सी मुस्कुराहट से कहा और मुड़ गया। मंतशा इसी को जाता देखती रही। तभी पीछे से गाड़ियों का हॉर्न की आवाज़ पर वो होश में आई। उसने फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ मोड़ दी। जरशाले जो ही हवेली में दाखिल हुई, उसकी नज़र एक तरफ कुर्सी पर कोई किताब पढ़ती जरलाले पर गई। जरलाले, वो वहीं से मध्यम सा पुकारी। उसकी आवाज़ पर गर्दन मोड़कर जरलाले ने बेयकीनी उसको देखा। जरशाले, वो बमुश्किल आवाज़ निकाल कर बोली। जरशाले ने नम आँखों से सर हिला और उसकी तरफ बढ़ गई। कितनी बुरी हो तुम, इतना याद किया तुम्हें मैंने मगर तुम ये तक जानने की कोशिश तक ना की कि जिंदा भी है जर कि नहीं? वो शिकवा करके बोली। वो मुस्कुरा दी। ऐसे क्यों बातें करती हो जरलाले? पल पल तुम्हें जार और अजहात को याद तो किया है। वो रोते हुए बोली और उसे गले लग गई। जरलाले ने मुस्कुराकर उसके गले लगा लिया और आंखों में आने वाली बेसाख्ता नमी को पीछे ढकेल कर उसको प्यार किया। कैसी हो जरशाले? वो मुस्कुराकर पहले नहीं ठीक थी, अब ठीक हूँ। उसने सर हिलाया। चलो अंदर जर, तुम्हारी खबर लूँ मैं? जरलाले ने उसको कंधे पर एक चपत मार कर कहा। वो खिलखिला कर हंस दी। आज जाने कितने सालों बाद लाल हवेली में उसकी हंसी की आवाज़ गूंजी थी। गाड़ी से बाहर आते जार का दिल धड़क उठा था। उसकी हंसी ने जैसे उसकी जिंदगी और बना दी थी। वो फौरन अंदर बढ़ा जहाँ वो दुश्मन जरलाले के साथ हवेली के अंदर जा चुकी थी। वो भी अंदर की तरफ बढ़ गया। अभी जन ज़्यादातर शहर की हवेली में रहते थे, तब उसको कोई फिक्र नहीं थी उनकी। वो कुर्सी पर बैठा किताब का मुताला कर रहा था। तभी झिझकते हुए जरशाले अंदर दाखिल हुई। वो अभी भी अजहात को जरलाले के पास सुलाकर आई थी। दरवाजे की चरचराहट पर जावर ने सर घुमाकर देखा। वो वहीं दरवाजे पर इस्तदा थी। वो मुस्कुरा दिया। धीरे धीरे कदम उठाता उसके पास आ गया और उसको कंधों से पकड़कर उसकी थोड़ी से सर उठाकर उसकी कपती आंखों में देखने लगा, जिनमें शर्माहट हिचकिचाहट का राज था। तुम्हारा कमरा, इतना झिझक क्यों रही हो? बहुत नरमी से पूछ रहा होता वो इतने दिनों बाद। वो झिझकते हुए बोली। वो मुस्कुरा दिया। रिश्ता थोड़ी बदला इस तरह हमारा। वो मुस्कुरा कर बोला और उसको अपने साथ लगा लिया। जान हो तुम मेरी पगली। उसके माथे पर अपने लब रखकर वो नरमी से बोला। जरशाले का चेहरा शर्म और झिझक से झुक गया। कितनी जालिम हो तुम, जानती हो कितना तड़पा हूँ तुम्हारे लिए? वो शिकवा कुना लहजे में गोया हुआ रूठ कर चेहरा मोड़ लिया। जरशाले के लबों पर दिलकश मुस्कान ने डेरा जमा लिया। उसके सामने जा खड़ी हो गई। मगर फिर भी आपको प्यारी हूँ। वो उसके बाजू पर अपना मोमल हाथ रखकर बोली। वो हंस दिया और उसकी छोटी सी नाक दबाकर उसके गालों पर प्यार किया। जरशाले मुस्कुरा दी। उसने जरशाले को अपनी बाहों में समेट लिया, जो किसी गुड़िया की मांदी उसके सीनों में समा गई।
अम्मा गहरे सिया आसमान को तकते बेला का लब व लहजा अजियत भरा था। शाम ही उसे अब्बा ने जरशाले के वापस आने का मालूम हुआ था। तब से उसका दिल कभी डूब रहा था तो कभी उभर रहा था। उसके साथ ही चारपाई डाले वो गहरी सोच से बेदार होकर पूछी, अम्मा मोहब्बत क्यों होती है और ऐसे से ही क्यों हो जाती जिसको हम हासिल नहीं कर सके। वो आंखें मीच कर बेबसी से गोया हुई। उन्होंने चौंक कर उसका चेहरा देखा जो जद पड़ गया था। मोहब्बत एक आला जज्बा है, मोहब्बत सोच समझ कर नहीं की जाती बेला, ये तो हो जाती है। वो गहरे तवक्कुफ के बाद गोया हुई, मोहब्बत में महबूब की हर बुरी बात भी ठीक लगती है। वो मज़ीद गोया हुई, पर मोहब्बत के आगे भी एक मंजिल है इश्क की। इश्क एक कहर बनकर टूट पड़ता है, इश्क किसी अजाब से कम नहीं। वो हौले से बोली, उसका दिल लगता था किसी ने मुट्ठी में पकड़ रखा हो। वो बेआवाज़ आंसू बहा रही थी। मेरी धीरानी क्या हुआ है? वो बालाखिर परेशान होकर बोली। बेला ने आज तक उनसे ऐसी बात नहीं की थी, जाने आज क्या हुआ था। अम्मा मेरे लिए दुआ कर दे कि जिस अजियत से गुजर रही हूँ उससे छुटकारा मिल जाए। मोहब्बत हो जाना अलग बात है, पर मोहब्बत हो जाने के बाद हमेशा उस मोहब्बत का ही होकर रहना असल मोहब्बत है। वो धीमे से बोली और आंखें मूंद ली, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। ऐसा लगता था मोहब्बत के साथ ही नींद भी रूठ गई। एकदम उसके चेहरे पर मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी और एकदम मूसलाधार बारिश बरसना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था उसके दुख पर आसमान भी रो रहा था। बेला मेरी धी, उठ जा, बारिश हो रही है। अब्बा की आवाज़ पर उसने आंखें खोली। अब्बा नहाने दे मुझे, मेरे अंदर घुटन हो रही है, शायद ये बारिश का पानी धो दे इस घुटन को। वो सीना मसल कर बोली, बेला ठीक तो है ना तू? उसके अब्बा फ़ौरन घबरा गए। हाँ अब्बा ठीक हूँ, मैं नहाना चाहती हूँ इस पानी में, वो फ़ौरन बोली। बारिश के साथ उसकी आंखों से भी पानी बरस रहा था, मगर बारिश का पानी के साथ मिलकर सैलाब की सूरत इख्तियार कर रहा था। पागल तो नहीं हो गई? बीमार हो जाएंगी, चल अंदर चल। अम्मा ने एक ज़ोरदार चपत उसके कंधे पे मारी और उसके लिए अंदर चली गई। उसको कमरे में छोड़कर वो बाहर चीज़ें समेटने चली गई। बेला एकदम बिलक बिलक कर रोने लगी थी। उसका चेहरा आंसुओं से तर था, ज़बान कुछ कहने से कासिर थी। उसका सांवला सा रंग रुजत पड़ गया था। जो ही अम्मा अंदर दाखिल हुई उसको यूँ रोता देख उनके हाथ पाँव फूल गए। बेला, अरे ओ बेला, क्या हो, बता क्या हुआ है? उन्होंने उसे झंझोड़ कर रख दिया जो आंसू बहा रही थी। एकदम वो होश में आई। अम्मा चेहरे पर परेशानी समाये उसे ही देख रही थी। उसका दिल दोबारा भर आया। अम्मा, उसने उनके हाथ थाम कर भोले से कहा, हाँ मेरी जान। वो परेशानी से बोले, अम्मा अल्लाह मुझसे प्यार नहीं करता क्या? वो हिचकियों के दरमियान मुश्किल बोल पड़ी, पागल तो नहीं हो गई बेला? कैसी बातें करी, क्यों नहीं करता? खुदा ही तो है जिसकी वजह से आज इतने गुनाहों के बावजूद दुनिया की नज़रों में हम मोतबर हैं। उन्होंने उसको समझाया। अम्मा अल्लाह दुआएं कबूल क्यों नहीं करता? हमें वो क्यों नहीं देता जिसकी हमें तलब होती है? वो भरे हुए लहजे में बोली, कभी कभी अल्लाह हमें उससे अच्छी चीज़ें छीन लेता है ताकि हमें बेहतरीन से नवाज सके। उन्होंने बहुत प्यार से उसको खुद से लगा कर कहा। वो खामोश हो गई। माँ को आगोश मिलते ही उसे अपने तमाम दुख रफू होते महसूस हुए। कुछ ही देर बाद वो सो गई। उन्होंने उसे लिटा दिया। उनका दिल धड़क रहा था, कहीं बेला इससे आगे वो कुछ सोच ही नहीं सकी। सब बेमायनी था, कुछ हासिल नहीं होना था। वो महज सोच कर रह गई और अपनी चारपाई की तरफ बढ़ गई। अना ब्रेकफास्ट पर नीचे आई तो सिकंदर हयात ब्रेड पर जैम लगा रहे थे। उसको देखकर सर झुकाकर खाने लगी। ये उनकी नाराज़गी का इजहार था। वो मुस्कुरा दी। डैडी अब मान भी जाए, वो उनके गले में बाहें डालकर बोली। उन्होंने एक नज़र उसको देखा। तुम मान जाओ, वो संजीदगी से बोली। उनकी बात पर उसने धीरे से उनके गले में बाहें खींच ली और अपनी कुर्सी की तरफ आ गई। नामुमकिन, वो इतने हौले से सर नफ़ी में हिलाकर बोली। वो तंजिया हंसी हंस दिए। तुम चाहती हो मैं मान जाऊँ? जानती नहीं हो तुम कैसा शख्स है वो? मेरा दोस्त है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तुम्हारा मर्डर करना उसके बाएं हाथ का खेल है। तुमने मौत के कुएं में हाथ डाला है। अना, वो झुंझला कर बोले। डैडी एक बार आप सोचे, क्या मैं गलत कर रही हूँ? सिर्फ एक बार दिल से सोचे डैडी, आपको जवाब मिल जाएगा। वो धीरे से बोली और जग से गिलास में जूस उंडेल कर छोटे छोटे सिप लेने लगी। उसका चेहरा तना हुआ था। वो जानते थे वो बहुत हठधर्म है। तभी मज़ीद समझाने का सिलसिला मौकूफ़ करके नाश्ता करने लगे। बाकी सब खामोशी से नाश्ता कर रहे थे। उसका अच्छा खासा मूड ख़राब हो गया था। आज उसकी बर्थडे थी। अब तक किसी ने उसको विश नहीं किया था। जूस पीते ही वो खड़ी होगी, मज़ीद किसी से बात किए बाहर निकल आई। गाड़ी सड़क पर डालकर वो यूं ही इधर उधर घूमने लगी। फिर कस्बे की तरफ गाड़ी मोड़ ली। वो कुछ देर सुकून के गुजारना चाहती थी।
शेर अफगन कमरे में बैठा फाइल देख रहा था, तभी एकदम जहन के स्क्रीन पर मंतशा का चेहरा आ गया था। उसके चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट फैल गई। कैसी अजीब व गरीब लड़की है। वो मुस्कुराकर दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनाकर चेहरे के नीचे रख ली। और हर दम तो हद से ज़्यादा लगता है सिकंदर हयात की 3 बेटियाँ एक जैसी है। वो दिलचस्पी से सोचने लगा। मोबाइल के बजने पर उसने नंबर देखा तो उसी का था जिसने उस दोपहर को कुत्ते मुतालिक उससे कहा था। उसने चिढ़कर यस का बटन प्रेस किया और कान से मोबाइल। थैंक यू सर, आप लोगों के तावन की वजह से मेरा कीमती कुत्ता मिल गया। दूसरी तरफ खूबसूरत निस्वानी आवाज़ उभरी। कोई मसला नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला। दूसरी तरफ शायद उसका लहजा समझ नहीं पाई तभी कॉल कट कर दी। उसने सर झटक कर अपने असाब को मजबूत करना चाहा और फाइल बंद करके टेबल पर रखी और सोने के लिए लेट गया। उसे बचपन से ही पुलिस बनने का शौक़ था। अपनी ईमानदारी से उसने बहुत जल्द कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर से एसपी का फासला तय किया था। मगर अब लग रहा था ये जॉब उसके लिए मज़ीद बर्दाश्त के काबिल नहीं थी। रोज़ाना ऐसे ऐसे केस आते थे कि उसके दिमाग की रगें तन जाती थी। कभी बाप ने बेटी को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया तो कभी भाई ने, कभी 10 साला बच्ची का निकाह 70 साला बूढ़े से, तो कभी खुदकुशी का केस। वो तंग आ गया था। मुल्क का हाल बद से बदतर होता गया। ये सब खुदा से दूरी का नतीजा था। उसका दिल ढेरों पेशेमानी से भर गया। आज की किस्त यहीं तक। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में इसकी अगली किस्त लेके हाजिर होंगी। तब तक खुश रहे, खुशियाँ बांटे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी वीडियो आप तक जल्दी मौसूल हो जाए। मिलते हैं जल्दी। अल्लाह हाफिज़।